नीट पेपर लीक कांड के तार नासिक, केरलम, जयपुर और सीकर से होते हुए आखिरकार बिहार से जुड़ गए हैं और इस बार बिहार में भी इसे लेकर हड़कंप मचा है। पुलिस कई शहरों में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा नालंदा से है। हालांकि इस कांड का मास्टरमाइंड माना जा रहा उज्जवल कुमार उर्फ राजा बाबू फिलहाल फरार है। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट। डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए लाखों बच्चे इस परीक्षा में शामिल होते हैं, लेकिन बार बार नीट एग्जाम का पेपर ही लीक हो जाना छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ तो है ही, पूरी परीक्षा व्यवस्था को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर देता है। एनटीए ने पिछली परीक्षा को रद्द कर फिर से परीक्षा कराने की बात कही है, लेकिन नीट पेपर लीक कांड के तार नासिक, केरलम, जयपुर और सीकर से होते हुए आखिरकार बिहार से जुड़ गए हैं। इसके बाद बिहार में भी इसे लेकर हड़कंप मचा हुआ है। नीट के दुश्मन का बिहार कनेक्शन आने के बाद पुलिस ने अब तक अलग अलग ठिकानों से 7 संदिग्धों को अरेस्ट किया है, जिसमें सबसे ज्यादा नालंदा जिले से हैं। इस कांड का मास्टरमाइंड माना जा रहा उज्जवल कुमार उर्फ राजा बाबू भी नालंदा के पावापुरी मेडिकल कॉलेज के 2022 बैच का छात्र है, जो फिलहाल फरार है। पुलिस ने हॉस्टल में उसके कमरे की तलाशी ली है, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। एक दूसरा आरोपी अवधेश, जो पहले से ही पुलिस की गिरफ्त में है, वो भी 2024 बैच का छात्र है। पुलिस ने उसके भी कमरे की तलाशी ली है, लेकिन कुछ संदिग्ध नहीं मिला। इसके अलावा पुलिस कई अन्य जगहों पर भी छापेमारी कर रही है। वहीं नीट पेपर लीक कांड में सीबीआई ने दूसरे राज्यों से 6 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है और अलग अलग राज्यों की पुलिस ने 45 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। नीट पेपर लीक कांड के मनी ट्रेल का बड़ा खुलासा हुआ है। सीबीआई ने शुरुआती जांच में पाया है कि नीट का एक पेपर 10 से 15 लाख रुपए में बिका। खुद आरोपी का बेटा भी इसमें नीट पेपर का अभ्यर्थी था और मनी ट्रेल में शामिल भी था। वहीं अब बिहार से भी इस कांड का कनेक्शन जुड़ गया है। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार और नालंदा से अभिषेक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। दरभंगा एयरपोर्ट की सुरक्षा सीआईएसएफ को सौंप दी गई है और इस मौके पर जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने और विद्यापति के नाम पर नाम रखने की मांग की, जिसको लेकर सीएम सम्राट चौधरी ने आश्वासन दिया और कहा कि सरकार हर संभव कदम उठाएगी और एयरपोर्ट का नाम महाकवि विद्यापति के नाम पर किया जाएगा। आठ नवंबर 2020 यही वो तारीख है जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरभंगा एयरपोर्ट का उद्घाटन किया और उसी दिन से कमर्शियल उड़ानें शुरू हो गई। उड़ान योजना के तहत शुरू किया गया दरभंगा एयरपोर्ट आज सबसे सफल हवाई अड्डे में से एक है। शुरू होने के करीब 5.5 साल बाद 14 मई 2026 को दरभंगा एयरपोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेवारी सीआईएसएफ को सौंप दी गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री तो देखिए, आज बिहार में पटना समेत 6 जिले में ब्लैकआउट की खबर है और हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज जुड़ गए हैं। लेकिन अभी जैसे ही 7 पर सुइया गई और उसके बाद ब्लैकआउट शुरू हो गया और इस वक्त पूरा पटना में। हाँ, हेलो। हाँ, जी आनंद, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आनंद, आप जहां पर मौजूद है वहां की तस्वीर हम देख पा रहे हैं। क्या हो रहा है अभी वहां? देखिए, इस वक्त हम पटना के डाकबंगला चौराहे की तस्वीर दिखा रहे हैं। ब्लैकआउट हो चुका है यहाँ पे। जैसे ही घड़ी की सुई 7 पर गई, ब्लैकआउट शुरू हो गया और इस वक्त ये वही डाकबंगला है जहाँ पे रात में आप कितने बजे आएंगे तो आपको रोशनी से चकाचौंध नजर आएगा और चारों तरफ वाहन चलते हैं। लेकिन अभी बिल्कुल पटना ठहर सा गया है। जाहिर तौर पे युद्ध जैसे हालात से निपटने के लिए आज आम नागरिकों को तैयार रहने के लिए सुबह से ही लगातार पटना जिला प्रशासन ने निर्देश दिया था। और अगर बिहार में आज
किशनगंज, बेगूसराय, पूर्णिया, अररिया और कटिहार में शाम 7 बजे से 7:15 तक ब्लैकआउट रहेगा। इसकी जानकारी दे दी गई थी। और जैसे ही पटना में 7 बजा, हम आपको पटना के डाक बंगला चौराहे की तस्वीर दिखा रहे हैं। ब्लैकआउट दिख रहा है जहां पे जरा सा भी कोई भी रोशनी नहीं दिख रही है। और इस वक्त ये तस्वीर हम आपको डाक बंगले दिखा रहे हैं। जाहिर तौर पे जब भी युद्ध जैसे हालात होते हैं, तो नागरिकों को सुरक्षित कैसे रखा जाए, हवाई हमलों से कैसे बचा जाए, इसे लेकर ब्लैकआउट की स्थिति की जाती है। और ताकि दुश्मन जो जहाज हो उसे पता न चल पाए कि कहाँ पे कोई बस्ती है, यहाँ पे कोई आबादी है। लेकिन इस वक्त जैसे ही जिला प्रशासन ने पटना में 7 बजे का समय तय किया, जैसे ही 7 बजा, डाक बंगला चौराहा पूरी तरीके से अंधकार में डूबा हुआ है। और जाहिर तौर पे जहाँ पे भी वाहन आप दिख रहे होंगे, हल्की हल्की अगर तस्वीर दिख भी रही होगी तो वाहन भी रोक दिए गए हैं और वाहन भी नहीं चलाए जा रहे हैं। तो ये बहुत दिलचस्प तस्वीर है। और जाहिर तौर पे प्रिकॉशन के लिए लगातार सरकार ऐसे ऐसे कदम उठा रही है कि कल के डेट में अगर युद्ध जैसी स्थिति होती है तो नागरिक सचेत रहें और नागरिक को कोई समस्या न हो, उसे देखते हुए इस तरह का फैसला लिया गया है। और इसके पहले पटना के जिला जो अधिकारी थे त्यागराजन, उन्होंने भी लोगों से अपील की थी और लोगों से आग्रह किया था कि जो मॉक ड्रिल है उसमें आप लोग सभी लोग सहयोग करें। और ये एक अच्छी पहल थी और इसका अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और बहुत जो इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, कहीं पर भी कोई रोशनी का नामो निशान नहीं। और ये पटना के डाक बंगला चौराहा है जो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। जाहिर तौर पे 7 बजे से लेकर ये 7:15 तक ये मॉक ड्रिल चलेगा। और इसमें जो भी पटना के लोग हैं उन्होंने भी पूरी मदद प्रशासन को की है। और ये तस्वीर जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये साफ साफ इंगित करता है कि जब भी अगर ऐसी परिस्थितियां होती है तो देशवासी भी पूरी तरीके से तैयार हैं। और देशवासी को भी पता है कि अगर ऐसी विकट परिस्थिति होती है तो कैसे निपटना है। तो जाहिर तौर पे ये पटना जिला प्रशासन ने और बिहार सरकार ने, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पल पर बिहार सरकार ने आज 6 जिलों में ये ब्लैकआउट किया है। और जिसकी पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पटना के डाक बंगला चौराहे की। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही 7 बजा, 7 पर सुइयां गई और उसके बाद ये ब्लैकआउट शुरू हो गया। और ये 7:15 तक रहेगा। हम लोगों ने तस्वीर तब देखा, लगातार सायरन भी बजाया जा रहा है और माइक से लगातार लोगों को बताने की कोशिश की जा रही है कि ब्लैकआउट में क्या कुछ करना है, कैसे रहना है। यानी कि वाहन को नहीं चलाएं, जो जहाँ वही ठहर जाए, रोशनी भी ना करें। तो ये जो तस्वीर है इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं डाक बंगला चौराहे की। और जाहिर तौर पे हम लोगों ने भी हाल के कुछ दिन पहले ही, जब इजराइल ईरान का युद्ध हो रहा था और जब मिसाइल दागे जा रहे, तो रात में जब कोई विजुअल दिखता था, तो जब चमक होती थी तभी दिखता था कोई शहर है। तो जाहिर तौर पे कोई भी जब हवाई हमला होता है तो जब रोशनी दिखती है तो वहाँ के इर्द गिर्द ही वो हमला होता है। तो जाहिर तौर पे अगर ऐसी परिस्थितियाँ इंडिया में कभी होते हैं तो वैसी परिस्थिति के पहले पब्लिक को कैसे सचेत रहना, पब्लिक कैसे खुद को तैयार करे, उसे लेकर ये मॉक ड्रिल बेहद आवश्यक हो जाता है। चूँकि अभी अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ बहुत कुछ लगातार तेजी से बदल रही है। तो भारत सरकार ने भी प्रिकॉशन लेते हुए गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद ये इस तरह की जो पहल है वो शुरू की गई है। और इस वक्त हम आपको डाक बंगला चौराहे की तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पे ब्लैकआउट पूरी तरीके से हो चुका है। 7 बजे ये ब्लैकआउट शुरू हुआ था और 7:15 तक ये ब्लैकआउट चलेगा। और बीच बीच में लगातार सायरन बजाया जा रहा है और बीच बीच में माइक से अनाउंस भी किया जा रहा है कि जनता को बताया जा रहा है कि अगर ऐसी परिस्थिति होती है तो कैसे निपटना है, क्या कुछ करना है। लेकिन फिलहाल जो डाक बंगला चौराहे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उसमें साफ साफ जो पटना जिला प्रशासन की तरफ से निर्देश था कि न सिर्फ अपने घरों में रोशनी बंद कर देनी है, बल्कि जो जहां है वहीं पे रहे, कोई भी वाहन न चलाया जाए ताकि उसके मूवमेंट से भी पता न चले। तो ये एक बड़ा कदम। और पटना में इसकी जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो भी पटना के डाक बंगला की तस्वीर, जहाँ पे अमूमन कभी भी रोशनी कम नहीं होती। लेकिन आज पटना के डाक बंगला चौराहा भी पूरी तरीके से थम गया है। जो लोग जहाँ हैं वहीं मौजूद हैं और वाहन भी थमे हुए हैं, लोग भी जहां हैं वही खड़े हैं। तो ये तस्वीर हम आपको पटना के डाक बंगला चौराहे की तस्वीर दिखा रहे हैं जो इस वक्त। शुक्रिया आनंद इन तस्वीरों को दिखाने के लिए। और देखिए ये एक तरीका है लोगों को जागरूक करने का कि अगर आपात स्थिति बनती है तो कैसे ये अलर्ट जो है सभी लोगों तक पहुंचेगा, मोबाइल में सायरन बजेगा और फिर ये ब्लैकआउट होना है। बढ़ते आगे और अब बात अगली खबर की। बिहार में अब शिक्षक और शिक्षा विभाग एक बार फिर आमने सामने हैं। जनगणना को लेकर शिक्षा विभाग के एसीएस के फरमान पर शिक्षकों में भारी नाराजगी है। शिक्षक संघ का साफ कहना है कि या तो वो जनगणना का काम करेंगे या फिर बच्चों को पढ़ाएंगे। स्कूल में क्लास लेने के पहले और बाद में जनगणना का काम उन्हें किसी हालत में मंजूर नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। एसीएस का फरमान शिक्षक हलकान।
जनगणना और क्लास एक साथ कैसे करें? शिक्षा विभाग के एसीएस के खिलाफ हल्ला बोल। बिहार जनगणना को लेकर शिक्षा विभाग के एसीएस ने ऐसा पत्र जारी किया है जिस पर पूरे बिहार में बवाल मचा है। इस पत्र को लेकर नाराजगी इस कदर है कि शिक्षकों ने इसे तुगलकी फरमान बताया है। शिक्षक और शिक्षा विभाग एक बार फिर आमने सामने हैं। दरअसल ये विरोध शिक्षकों की ड्यूटी को लेकर है। शिक्षा विभाग के एसीएस बी राजेंद्र ने एक पत्र जारी करते हुए कहा है कि टीचर जनगणना का काम स्कूल के समय से पहले और बाद में निपटाएं और स्कूल के समय बच्चों की क्लास में हाजिर रहें। शिक्षक संघ ने इस फरमान का विरोध करते हुए सीएम सम्राट चौधरी को भी पत्र लिखा है और शिक्षा मंत्री से तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। शिक्षक को अनावश्यक प्रताड़ित करना यह जनगणना कार्य को बाधित करने जैसा आदेश है। इसलिए हम शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों से अनुरोध करते हैं कि अपने तुरंत इस आदेश को वापस ले और शिक्षक जिस तरह से मार्क ऑन ड्यूटी करके जनगणना कार्य कर रहे थे उनको वह करने दिया जाए। शिक्षक संघ का कहना है कि शिक्षक मशीन नहीं है जो 24 घंटे ऑन ड्यूटी रहे। शिक्षक संघ का साफ कहना है कि मार्क ऑन ड्यूटी के तहत शिक्षक जनगणना करेंगे, यानी शिक्षक स्कूल में क्लास नहीं लेंगे, केवल जनगणना का ही काम करेंगे। जनगणना कार्य में लगे शिक्षकों में भारी कंफ्यूजन भी है। इस कंफ्यूजन की वजह ये कि शिक्षकों को शिक्षा विभाग और डीएम की तरफ से अलग अलग आदेश मिले हैं। कई जिलों में डीएम और एडीएम ने आदेश दे रखा है कि शिक्षक मार्क ऑन ड्यूटी बनाकर जनगणना का कार्य करें, तो शिक्षा विभाग के एसीएस ने आदेश दिया है कि स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ जनगणना का काम भी करें। अब शिक्षकों के सामने बड़ा सवाल है कि वो डीएम का आदेश माने या शिक्षा विभाग के फरमान पर अमल करें। ये सबको पता है कि जनगणना का काम बेहद अहम है, साथ ही बच्चों की पढ़ाई भी उतनी ही जरूरी है। ऐसे में बड़ा सवाल इन दोनों कामों के बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, शिक्षकों की नाराजगी कैसे दूर होगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। बिहार में बालू माफिया का आतंक सर चढ़कर बोल रहा है। बालू माफिया की हिमाकत इतनी बढ़ गई है कि वो एक एएसआई पर ट्रैक्टर चढ़ाकर जान लेने पर आमादा हो गए। नवादा में जब पुलिस की टीम छापेमारी करने गई तो बालू माफियाओं ने पुलिस की टीम पर ही हमला बोल दिया। सफेद रंग के इस ट्रैक्टर को देखिए, ट्रैक्टर के इस खूनी चक्के को देखिए। बिहार में बालू माफिया के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि एएसआई भी सुरक्षित नहीं है। अगर अवैध बालू खनन का विरोध किया तो जान से हाथ भी धोना पड़ सकता है। नवादा के नारदीगंज में बालू माफियाओं ने ऐसी ही हिमाकत की। अवैध बालू खनन के खिलाफ जब पुलिस मधुबन इलाके में रेड करने पहुंची तो माफियाओं ने नारदीगंज थाने की टीम पर ही हमला कर दिया। माफिया ने छापेमारी टीम में शामिल एक एएसआई नागेंद्र प्रसाद पर ट्रैक्टर ही चढ़ा दिया। हमले में एएसआई गंभीर रूप से घायल हो गए। ये उसी एएसआई की तस्वीर है जब वो मधुबन इलाके में छापेमारी करने के दौरान पर्चा चिपका रहे थे। ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि बिहार में बालू माफिया का आतंक सर चढ़कर बोल रहा है। अवैध बालू उत्खनन मामले को लेकर रेड पर गई पुलिस पर बालू माफियाओं ने हमला कर दिया, जिसमें नारदीगंज थाने की एक एएसआई नागेंद्र कुमार को ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया, जिसमें वो बुरी तरह से जख्मी हो गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें पटना रेफर कर दिया गया है। एएसआई को जान से मारने की कोशिश के बाद पुलिस भी एक्शन में आई है। इलाके में ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए पुलिस ने 28 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इसमें 19 महिलाएं और 9 पुरुष शामिल हैं। पुलिस ने इस दौरान 20 बाइक, 2 स्कॉर्पियो और घटना में इस्तेमाल ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है। पुलिस इस वारदात में शामिल अन्य लोगों की भी शिनाख्त में जुटी है, लेकिन इस घटना से कई सवाल जरूर उठ खड़े हुए। क्या बालू माफियाओं में खाकी का खौफ खत्म हो गया है? क्या बालू माफिया के आगे पुलिस की टीम छोटी पड़ रही है? आखिर बालू माफिया के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? बालू माफिया पर नकेल कसने में पुलिस नाकाम क्यों हो रही है? न्यूज़ 18 के लिए नवादा से अनिल विशाल की रिपोर्ट। कहते हैं जो बोल नहीं सकते तो उनकी रक्षा भगवान खुद करते हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर के एक स्कूल से जो तस्वीरें सामने आई हैं उन्हें देखकर रूह कांप जाएंगी। जहां इन मासूमों को सहारा मिलना चाहिए था, वहां उन्हें बेरहमी से पीटा जा रहा है। बागेश्वरी मूक बधिर स्कूल का वीडियो इंसानियत पर सवाल खड़े कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। मूक बधिर बच्चे
वो बच्चे जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, यहाँ तक कि अपनी तकलीफें भी बयां नहीं कर सकते, उनकी बेरहमी से पिटाई की जा रही है। जरा देखिए इस तस्वीर को। ये मुजफ्फरपुर के बागेश्वरी मूक बधिर स्कूल की है, जहां एक स्कूल कर्मी उन मासूमों पर हाथ उठा रहा है जिनकी दुनिया पहले ही खामोश है। वो बच्चा चिल्लाना तो चाहता होगा कि छोड़ दो, मत मारो मुझे, पर उसकी आवाज गले में ही दम तोड़ देती होगी। जो वीडियो वायरल हो रही है वो यहीं के बच्चे हैं, है ना, और वो जो पिटाई किए हैं ये यहाँ के केयर टेकर हैं, है ना, कर्मी हैं, और वो घटना 30 तारीख को और 24 तारीख के तो जैसे ही हमको इसकी जानकारी मिली, मैंने 30 तारीख को लिखित रूप में उसको मैं यहाँ से निष्कासित कर दिया। अब ये जरा दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए, जहां बच्चों को धक्का देकर बाहर निकाला जा रहा है। जब एक बच्चा उस कर्मी की ओर देखता है तब वो खींचकर उसकी ओर दौड़ता है और कई थप्पड़ जड़ देता है। ये कर्मी बार बार उन बच्चों को धमका रहा है जो न अपनी शिकायत किसी से बता सकते हैं, न शोर मचाकर किसी को बुला सकते हैं। इनकी खामोशी ही इस दरिंदे की सबसे बड़ी ताकत बन गई है। ये बहुत दुखद घटना है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। जैसे ही हम लोगों के संज्ञान में आया है, इसको तुरंत हम लोगों ने स्थानीय पुलिस को जांच के लिए दिया और एसएसपी साहब से भी बात हुई है। इसमें आवेदन प्राप्त करके एफआईआर दर्ज किया गया है। तस्वीरों को देखने के बाद इलाके में आक्रोश है। लोग पूछ रहे हैं आखिर इन मासूमों का कसूर क्या था? क्या बोलना ना पाना ही इनकी सबसे बड़ी सजा है? क्या यही है हमारा समाज? क्या यही है दिव्यांगों के प्रति हमारी संवेदनशीलता? जिला प्रशासन कार्रवाई की बात कह रहा है, लेकिन उन मासूम दिलों पर लगे जख्मों का क्या, जो अब स्कूल के नाम से भी थर-थर कांप रहे होंगे। सत्यापन के उपरांत मठपुरा थाना अंदर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। स्कूल के जो संस्थापक हैं संजय कुमार और राजू कुमार, इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। हम लोग वीडियो सत्यापन करेंगे, बच्चों का फिर मेडिकल करवा के हम लोग कार्रवाई करेंगे। अब देखना है कि स्कूल प्रशासन को और इस तरह के शैतानों को कानून क्या सजा देता है, और क्या फिर कभी ये मासूम बेखौफ होकर मुस्कुरा पाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। कहते हैं वक्त घाव भर देता है, लेकिन दिल्ली के सीने पर लगे जख्म आज फिर ताजा हो गए। रानीबाग की सड़कों पर जब एक बेटी की अस्मत लूटी गई तो रूह 2012 के उस काले साए से कांप उठी जिसे हम निर्भया कहते हैं। वही बस, वही दरिंदगी और वही बेबसी। इस बार इस हैवानियत के तार बिहार के गोपालगंज से जुड़े हैं। ये रिपोर्ट देखिए। तारीख बदल गई, साल बदल गए, लेकिन नहीं बदली तो इस शहर की तकदीर। दिल्ली के रानीबाग में जब रात का सन्नाटा पसरा था, तब एक बस के भीतर चीखें दम तोड़ रही थी। एक बार फिर चलती बस गैंगरेप का चैंबर बन गई। एक महिला की रूह को उसी तरह कुचला गया जैसे सालों पहले निर्भया को कुचला गया था। देखिए इस तस्वीर को। ये वही बस गोपालगंज नंबर प्लेट वाली है। रॉयल ट्रैवल्स एंड कार्गो नाम से टूरिस्ट परमिट पर चल रही थी, लेकिन कथित सेटिंग के सहारे बिहार से दिल्ली तक रूट पर दौड़ रही थी। वारदात में इस्तेमाल हुई उस बस के पहिए जब थमे तो पीछे छोड़ गए दरिंदगी के खौफनाक निशान। जांच की आंच जब आगे बढ़ी तो इसके तार सीधे बिहार के गोपालगंज से जा जुड़े। वो बस जो शायद लोगों को उनके मंजिल तक पहुंचाने के लिए सड़क पर उतरी थी, वो किसी की जिंदगी उजाड़ने का जरिया बन गई। गोपालगंज में ट्रांसपोर्ट विभाग की टीम ने इस पूरे मामले की जांच की और बस की जब तहकीकात की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। बस है, उसका मालिक गोपालगंज के सिधौलिया थाना क्षेत्र के रामपुर सदौआ का रहने वाला है और हैप्पी मल्होत्रा
बताया जा रहा है। साई दृष्टि प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ये बस चल रही थी और बस पर पहले से ही तकरीबन 4 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था और बस को डिजिटली रूप से इंपाउंड किया गया था। बावजूद इसके बस का संचालन बिहार से दिल्ली के लिए टूरिस्ट परमिट के रूप में किया जा रहा था। ऐसे में इस वारदात के बाद दिल्ली पुलिस ने गोपालगंज के परिवहन विभाग से भी संपर्क किया है और बस से संबंधित सारे रिकॉर्ड मांगे हैं। पुलिस कह रही है इस बस पर पहले ही जुर्माना लगा था और बस कागजों पर जब्त दिख रही थी, फिर भी ये बस बिहार से दिल्ली तक दौड़ रही थी। दिल्ली पुलिस की टीमें गोपालगंज में डेरा डाले हुए हैं। बस के मालिक के सुराग तलाशे जा रहे हैं। बस के ड्राइवर और कंडक्टर पहले ही हिरासत में लिए जा चुके हैं और बस को जब्त कर लिया गया है। रानीबाग की वारदात सिर्फ एक अपराध नहीं, हमारे समाज के लिए एक आईना है कि निर्भया से लेकर आज तक बस चेहरे बदले हैं, जगह बदली है, पर दर्द वही रहता है। गोपालगंज से दिल्ली तक फैली इस साजिश के पीछे छिपे शैतानों को सजा तो मिलेगी, लेकिन सवाल ये कि अगली निर्भया को बचाने के लिए समाज कब जागेगा। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से दीपक विष्ट और गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। और इसी बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बताते हैं, बिहार में पहली बार होगा एआई का महासम्मेलन। 23 और 24 मई को पटना में ये भव्य आयोजन किया जाएगा। ऊर्जा ऑडिटोरियम में जुटेंगे एआई जगत के बड़े चेहरे। देश भर से 2000 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल होंगे। देश और बिहार के कई महत्वपूर्ण लोग भी इसमें शिरकत करेंगे। तकनीक और रोजगार के नए अवसरों पर मंथन होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जानकारी मिल रही है एआई क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ पटना में शामिल होने वाले हैं। निवेशक और स्टार्टअप इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। वो रहेंगे हमारे शिक्षा मंत्री मौजूद है बिहार के आईटी मिनिस्टर नीतीश मिश्रा। नीतीश सर, बिहार में पहली बार एआई समिट होने जा रहा है, क्या है सर ये, और बिहार जैसे स्टेट के लिए कितना महत्वपूर्ण है? नहीं, देखिए, एक सबसे बड़ी बात है कि आप याद करेंगे 25 नवंबर का मंत्रिपरिषद का निर्णय, जिससे उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में एआई मिशन की स्थापना की स्वीकृति हुई और ये भी तय किया गया कि आने वाले समय में बिहार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक व्यापक कार्य योजना बनाकर बिहार को भी देश और अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर एआई के एक डेस्टिनेशन के तौर पर स्थापित करना है। अब एक प्रयास हम लोग कर रहे हैं। क्यूलास करके एक संस्था है, उसका एक प्रस्ताव विभाग को प्राप्त हुआ जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंटेक्स्ट में 2 दिवसीय एक वो संगोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो व्यापक आयाम हैं, जो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें हम बिहार के लिए कुछ कर सकते हैं, बिहार का चाहे वो डिपार्टमेंट हो या निवेश हो, उस दिशा में हम क्या बेहतर कर सकते हैं। तो 2 दिवसीय पटना में इसका आयोजन हो रहा है, जिसमें उस संस्था को जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विभाग है वो सहयोग प्रदान कर रहा है। इसे क्या हम बिहार के लिए एक टर्निंग पॉइंट भी माने? नहीं, निस्संदेह। देखिए, मैं ये मानता हूँ, विगत आप देखेंगे कि 20-21 वर्षों के समय में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार ने बदलाव देखा, और मैं स्वयं उसका साक्षी रहा, अनेक विभागों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, तो इस बिहार के बदलते हुए बिहार को मैंने नज़दीक से देखा। और हम लोग अक्सर कहते हैं कि अब बिहार है तैयार, मतलब बिहार एक रेडी है आज टेक ऑफ के लिए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिहार सरकार के विभिन्न विभागों के आईटी सॉल्यूशंस की आवश्यकताओं को पूरा करता है। साथ ही साथ आईटी क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने की भी जवाबदेही हमारी ही है। हमारी अपनी आईटी पॉलिसी है निवेशकों के लिए। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, जिसको जीसीसी कहते हैं, कि बड़े बड़े महानगरों में अब इस पर काम हो रहा है और न्यू एज इकोनॉमी की ओर हम बढ़ रहे हैं, तो बिहार भी आगे बढ़ेगा। तो ये थे हमारे साथ आईटी मिनिस्टर नीतीश मिश्रा। कैमरामैन मनीष के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क। ये 23 और 24 मई को ऊर्जा स्टेडियम में होगा और बिहार में इतने बड़े स्केल पर इस तरह का पहला आयोजन हो रहा है। इसका पर्पस है कि जन जन जाने कि एआई क्या है। जिस तरह आज हर आदमी मोबाइल के बारे में जान गया है, उसी तरह एआई उस मोबाइल से भी ज़्यादा उपयोगी चीज़ है